discuss about the atomic spectra. Okay, so ये हमारा नया टॉपिक रहेगा समझने के लिए और इसका जो इस्तेमाल है आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं और वहाँ आप इसको पढ़ेंगे भी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैं जिस तरीके से एनसीईआरटी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है मुझे उसी एरिया में इसको एक्सप्लेन करना है। हमने पढ़ा था दो चीज़ें। एक हमने पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्डेंस्ड मैटर। तो एक हमने पढ़ा था कि कॉन्डेंस्ड मैटर यदि आप लेते हैं जैसे कॉन्डेंस्ड मैटर, कॉन्डेंस्ड मैटर में आप लेंगे जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड डेंस गैस। ओके, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इसमें हमने देखा था कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, मीन्स सभी वेवलेंथ जो वो प्रेजेंट होती है। पर यदि हम लें रेयरिफाइड गैस का, यदि हम एग्जांपल लें जिसमें जो एटम्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, बिकॉज द रेयरिफाइड गैस इज अ गैस एट लो प्रेशर, मीन्स द एटम्स ऑफ दैट गैस आर फार अपार्ट। तो इसमें जो एटम है वो सिंगली कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और इसका रिजल्ट क्या होता है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसमें कुछ वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं तो कुछ मिस होती है। हमें इस टॉपिक में हमने देखना है कि जो स्पेक्ट्रा है, बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है और स्पेक्ट्रम की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेक्ट्रम कितनी तरह का हो सकता है और उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके फ़ायदे क्या है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा है अरेंजमेंट ऑफ द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एटम है वो एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद ग्राउंड स्टेट में जब वो वापस आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करता है। और आप जानते हैं कि जो एनर्जी अमिटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फोटोन इज रिटन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। यदि आप इस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में अरेंज करते हो तो भी हम उसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और यदि हम इस एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हम उसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये स्पेक्ट्रम यदि इसमें सभी वेवलेंथ जैसे कंडेंस्ड मैटर के जो एटम और मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट करते हैं तो उसमें जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, मीन्स सभी वेवलेंथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। But in case of a rarefied gas, means gas in which the atoms are far apart, and if these atoms will produce the electromagnetic waves, then they have some discrete wavelengths. उसमें कुछ वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी और कुछ वेवलेंथ जो एब्सेंट होंगी। तो सिंपल बात है कि यदि आप यहाँ अलग अलग वेवलेंथ की जो वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ एनर्जीज प्रेजेंट होंगी और कुछ एनर्जीज एब्सेंट होंगी। सो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब सिंपल आप समझिए जिसको गिना जा सकता है, आप उसको गिन सकते हैं। इतनी लाइनें हैं, अब यहाँ आप लाइनें नहीं गिन सकते तो ये कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, सो हम यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं कि हर एलिमेंट जो है, पीरियोडिक टेबल में आपने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपना एक पहचान जो बनती है वो स्पेक्ट्रम से बनती है। सो यहाँ कहा गया कि ईच एलिमेंट हैज़ करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, मतलब हर जो एलिमेंट है उसके जो एटम जब एक्साइट होते हैं तो रेडिएशन जो अमिट करते हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करूँ तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। इस लाइन से आपको ये बात समझनी है। दूसरे पॉइंट में हम यदि कहें, अब ये जो एलिमेंट है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कॉन्डेंस स्टेट में हो सकता है या एटॉमिक गैस रेरिफाइड स्टेट में हो सकता है, जिसमें जो एटम होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, मीन्स द गैस इज एट लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होता है तो एटम दूर दूर होंगे, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिट करते हैं तो उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। मतलब हुआ कि उसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती हैं, सारी वेवलेंथ प्रेजेंट नहीं होती। इस तरीके के स्पेक्ट्रम को आप यहाँ देख सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड अमीशन लाइन स्पेक्ट्रम। जब इसमें कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ ही प्रेजेंट हो तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम अमीशन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज द अमीशन लाइन स्पेक्ट्रम। आप यहाँ देखें कि यदि ये पूरा स्पेक्ट्रम देखें तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बीच में से अब इसमें ये लाइन प्रेजेंट है,
ये येलो लाइन प्रेजेंट है, ग्रीन लाइन प्रेजेंट है, और आई मीन ब्लू लाइन प्रेजेंट है, एंड वायलेट लाइन प्रेजेंट है। तो ओनली द 5 लाइन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। इसको हम बोलते हैं emission spectrum, so it is different from the continuous spectrum, so only 5 wavelength are present over here। आगे हम चलते हैं कि द स्पेक्ट्रम emitted by द एटॉमिक हाइड्रोजन। आप ये जो फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर 12.5, दिस इज द फिगर 12.5 of NCERT book, this is the figure 12.5। द स्पेक्ट्रम emitted by द एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम यदि अपना जो एनर्जी अमिट करते हैं, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यदि पैदा करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी कैसे होगी, सिंपली देखिए, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो इसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, मींस E इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अब आप जस्ट एक वेवलेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपको ये पता चल जाता है कि वो एटम किस रेंज की एनर्जी को अमिट करेगा। देखिए, जब एक हाइड्रोजन एटम एक्साइट होता है, और एक्साइट होने के बाद कोई चीज़ भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहती, आप गुस्से में बड़ी देर नहीं रह सकते, आप हंसते हुए बड़ी देर नहीं रह सकते, तो आप नेचुरली जो कोई एटम है या ह्यूमन है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर ही रहता है। एक्साइट होने के बाद जब एटम अपनी ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो एक्साइट होने के लिए जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है, उसको वापस वो अमिट कर देता है। ओके, सो इससे जो एनर्जीज निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन से निकलती हैं, वो एक स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती हैं, और वो जो वेवलेंथ कौन सी होती है, वो यहाँ आपको इस फिगर 12.5 में बताया हुआ। मतलब यदि हाइड्रोजन का एटम एक्साइट होता है, तो वो इस तरीके की वेवलेंथ निकालेगा, 91 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ, 122 नैनोमीटर की रेंज की वेवलेंथ। अब 122 से लेके 365 नैनोमीटर की रेंज की ये वेवलेंथ या ये एनर्जी जो है, वो मिस रहेगी, ये कभी नहीं निकलेगी। अब यहाँ देखें आप गौर से, यहाँ देखें कि इस रेंज के बाद, इसके बाद, इसके बीच में यदि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हो, तो यहाँ भी वेवलेंथ होनी चाहिए, बट ये वेवलेंथ जो है वो मिसिंग है इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बात ध्यान से आपको समझनी है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही हैं जो निकलेंगी। वेवलेंथ का मतलब एनर्जीज वो निकालेगा। ओके, सो अब ये जो स्पेक्ट्रम है, जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये कभी बदलेगा नहीं। ये इस हाइड्रोजन एटम की पक्की आइडेंटिटी है, पक्की पहचान है। जैसे हम उदाहरण से आपको बता देने की कोशिश करते हैं कि आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे मान लो कि आपको किसी आदमी को पहचानना है, तो आप उसके नाम से पहचान सकते हैं, आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, आप उसके नाम से शक्ल, यदि नाम भी सेम हो जाए, शक्ल भी सेम हो जाए, वो हम शक्ल भी हो सकते हैं, जुड़वा हो सकते हैं, तो आपके पास एक पहचान बचती है फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट कभी दो जुड़वा हम शक्ल लोगों के भी सेम नहीं होते। इसी तरीके से हर एटम, जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं, वो जो एटम है, सेम एटम को रिपीट करें तो एलिमेंट बनता है। तो हर एटम का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए हम जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, सॉरी, जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, उसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं। क्योंकि यदि आपको हाइड्रोजन को पहचानना है, हीलियम को पहचानना है, कार्बन को पहचानना है, किसी भी एलिमेंट को पहचानना है, तो हमें उसका स्पेक्ट्रम देखना होता है। और जब हम स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये एटम जो है वो इस एलिमेंट से लिया गया है। ओके, सो फिंगरप्रिंट जो है, जो स्पेक्ट्रम है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द फिंगरप्रिंट ऑफ ह्यूमंस। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण से आप देखने की कोशिश करिए। ये मैंने एक पिक्चर आपको समझने के लिए लगाई है। हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम को देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम है वो किसी का भी मैच नहीं करेगा। जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं, उसमें किसी का भी स्पेक्ट्रम मैच नहीं करेगा। अब देखिए, इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसकी लाइंस को देखिए आप गौर से। इसमें देखिए वायलेट से लेके और रेड तक की ये लाइंस प्रेजेंट हैं, पर 7 कलर्स, पूरे 7 कलर्स प्रेजेंट नहीं हैं। सोडियम के केस में देखिए, ओनली येलो लाइन इज प्रेजेंट, ये देखिए। बाकी रेड नहीं है, ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, ऑल लाइंस आर प्रेजेंट एब्सेंट। हीलियम में देखिए आप, हीलियम के केस में आप देखिए, ब्लू लाइन इज प्रेजेंट, येलो लाइन इज प्रेजेंट, एंड रेड लाइन इज प्रेजेंट, बट रेस्ट ऑफ द कलर्स आर एब्सेंट। नियोन के केस में देखिए, ब्लू से पीछे वाला कोई एब्सेंट नहीं है, बिग की ओर पढ़ा है आपने, तो ब्लू से लेके रेड के बीच, सॉरी, येलो से लेके रेड के बीच में तो प्रेजेंट है, पर बाकी कलर मिस है। मरकरी के केस में देखिए, इसमें येलो के बाद वाले मिस हैं,
तो आप देख रहे हैं कि हर स्पेक्ट्रम जो है वो यूनिक है। अब आपको मरकरी हो गया, जैसे हीलियम हो गया, यदि आप इस स्पेक्ट्रम की पिक्चर अपने माइंड में रखते हो और कोई स्पेक्ट्रम आपको दिखाया जाता है, तो आप उसकी रिजेम्बलेंस को चेक करके एकदम से बता सकते हैं कि ये नियोन है या नहीं है, मरकरी है या नहीं है। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एटम्स यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। उसको आप एटम को यदि आपने आइडेंटिफाई करना है तो ये आपको आसानी होती है। सो हमें ये बात क्लियर होगी कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बड़ी मज़ेदार बात है, आपने इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पर मुझे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको जरूर एक्सप्लेन करना है। जब हम वाइट लाइट का मतलब सातों ही कलर, जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं किसी एक रेरिफाइड गैस से, उसके बाद जो ट्रांसमिट लाइट होती है उसको हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम उस लाइट को फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ लाइंस डार्क हो जाती है, मतलब जो हमारी एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन थी वो गायब हो जाती है। अब ये जो मिसिंग लाइंस होती है, ये वही वेवलेंथ होती है, ये जो मिसिंग लाइंस वही होती हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती है। ओके, जब एमिशन लाइन की जो लाइंस है वो वाइट लाइट पास करने के बाद किसी रेरिफाइड गैस से मिस हो जाएं, तो उससे जो स्पेक्ट्रम अब आपको सामने नज़र आता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर शेयर की है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ एमिशन स्पेक्ट्रम है। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रम आप देखें, रेड कलर इज प्रेजेंट, येलो कलर इज प्रेजेंट, ग्रीन कलर इज प्रेजेंट, ब्लू कलर इज प्रेजेंट, ऑल दिस कलर्स आर प्रेजेंट। बट इसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप क्या देख रहे हो? इन प्लेस ऑफ द रेड कलर देर इज ओनली ब्लैक ब्लैक लाइन, येलो की जगह मिस्ट, ये जो मिस्ट पोर्शन है, बाकी सारे कलर प्रेजेंट है। मिस्ट पोर्शन में आप देखिए ओनली डार्कनेस, ग्रीन की जगह ओनली डार्कनेस, ये ब्लू की जगह ओनली डार्कनेस, वायलेट की जगह ओनली डार्कनेस। सो यू आर जस्ट वॉचिंग हियर दैट द कलर दोज आर प्रेजेंट इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, दे आर टोटली एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब हो गए हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ सिर्फ आपको एक डार्क लाइन दिखती है। यही फ़र्क है एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हमने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसी भी एलिमेंट का एक करेक्टरिस्टिक होता है, उससे हमें एलिमेंट की पहचान बनाते हैं। और हमने आगे आगे पढ़ा कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ये दो तरीके का हो सकता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा हो सकता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो सकता है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है उसको हम किसी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट भी कह देते हैं, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वो सारी लाइंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं। और हर एलिमेंट का ये जो स्पेक्ट्रा होता है वो यूनिक होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। थैंक यू वेरी मच।